हाँ जी बच्चों, वेलकम। ये बेटे ये सेशन न्यूमेरिकल सेशंस हैं और इसमें हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो बच्चों ने पूछे हैं न्यूमेरिकल्स वो इस तरह से हैं। इंटरफेरेंस में 4 प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछी हैं, 46, 47, 49 और 50। डिफ्रैक्शन में एक ही प्रॉब्लम पूछी है, 17। और पोलराइजेशन में 2 प्रॉब्लम पूछी हैं, 7 और 8। तो इसी ऑर्डर में हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, तो आप केयरफुली इन्हें देखिए। बहुत आसान है, बड़ा आपको मज़ा आने वाला है। तो देखो बेटे, कहा यह गया है YDS को हम क्या, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 6300 एंगस्ट्रम है। ये वेवलेंथ एयर में है, ध्यान रखना। और एक्सपेरिमेंट को लिक्विड में किया जा रहा है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33 है। स्मॉल d 1 मिलीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स यानी 10⁻³ मीटर है। कैपिटल D 1.33 मीटर है। ये मिलीमीटर थी, ये मीटर में है। और आपसे सबसे पहले पूछा गया है बीटा इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो देखो, तुम्हें पता ही है बीटा का फॉर्मूला वैसे तो होता है d लैम्डा अपॉन d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको पता है जब हम बेटा लिक्विड में बात करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लैम्डा की जगह लैम्डा अपॉन म्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो आपको पता है म्यू का डिवाइड लग जाता है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, लैम्डा मुझे लिक्विड वाला चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा d लैम्डा इन एयर अपॉन म्यू। म्यू किसका? लिक्विड का। ये लिक्विड का म्यू है, ए म्यू एल लिख दे रहा हूं ताकि याद रहे, लिक्विड का म्यू। ए म्यू एल का मतलब समझते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और अपॉन स्मॉल d। अब इसको सॉल्व कर लो, और कुछ ज्यादा तो नहीं करना है। बड़ा D दिया हुआ है 1.33 लिख देंगे हम, ठीक है बेटा। और लैम्डा इन एयर दिया हुआ है 6300 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम को मीटर में बदल लो। कैसे बदलोगे? 10⁻⁻10 मालूम है। एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो बदल जाएगा। अब बताओ, ए म्यू एल लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, आसानी से समझ ही गए होगे। और डी की वैल्यू है 10⁻⁻3। आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1.33 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6300 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर आप इसे मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं, क्योंकि आंसर मिलीमीटर में है, तो आप यहां पर देखो बेटा, 4 पावर यहां ले लो तो 0.6300, 4 पावर चली गई, इंटू 10⁻⁻3 मीटर। और ये -3 मीटर मिलीमीटर हो गया, तो 0.63 मिलीमीटर। ये बीटा लिक्विड के अंदर आ जाएगी। बीटा इन लिक्विड, बीटा इन लिक्विड यानी फ्रिंज की चौड़ाई लिक्विड के अंदर इतनी होगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से आप समझिए। कहा यह जाता है वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड बाय ए थिन ग्लास, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है। यानी अब लाइट कहां से जाएगी बताओ? लिक्विड से ग्लास में जाएगी। लिक्विड में तो लाइट थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लिक्विड में किया जा रहा था, तो लिक्विड से ग्लास में लाइट जा रही है। Find the smallest thickness of sheet to bring the adjacent minimum on the axis। यानी adjacent minimum, मिनिमम को आपको मिनीमा को एक्सिस पे लाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइट कहां जाएगी? लिक्विड से ग्लास में। तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड। जरा देखो, मैंने निकाला है, हेल्प कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। तो हमें निकालना पड़ेगा एल म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, क्योंकि लाइट जा रही है ग्लास में। कहां से? लिक्विड से।
तो इसका फॉर्मूला होता है, जो पीछे होता है ना वो ऊपर आता है, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। तो ए म्यू जी तुम्हें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना दिया हुआ है मालूम है? हाँ जी, ये दिया हुआ है 1.53 अपॉन ए म्यू एल है 1.33, तो ये हमारा एल म्यू जी निकल आएगा। अब देखो बेटे पार्ट डिफरेंस कितना डेवलप्ड होता है, ध्यान से सुनेंगे तो ये याद भी रखना है ना, और मैं आपको समझा भी देता हूं। ये होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें से 1 घटा दीजिए इनटू टी। क्यों? देखो समझो, क्योंकि जो पहले लाइट अगर लिक्विड में चलती तो टी दूरी चलती, अब कहां चल रही है बताओ? ग्लास के अंदर, लिक्विड से ग्लास के अंदर, तो चलने वाली दूरी म्यू टी हो जाती है, म्यू का गुणा हो जाता है। तो डिफरेंस कितना पैदा होगा? म्यू टी माइनस टी। तो डिफरेंस हो जाएगा म्यू टी माइनस टी। तो टी कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो टी कॉमन ले लिया तो म्यू माइनस 1, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। इस तरह से याद रखिए, लिक्विड के अंदर लाइट चलती तो टी चलती, अब अगर वो ग्लास के अंदर चलेगी तो म्यू टी चलेगी। ठीक है, लाइट के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है उसमें म्यू का गुणा हो जाता है। तो डिफरेंस कितना हो गया? म्यू टी माइनस टी। तो पार्ट डिफरेंस इस तरह से जो क्रिएट हो जाता है किसी मीडियम में चलने की वजह से, वो म्यू माइनस 1 टी हो जाता है। अब आपको मिनिमा चाहिए था, तो ये पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 के। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहां पर? एक्सपेरिमेंटली लिक्विड में हो रहा है, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट लिक्विड में चाहिए। अब लिक्विड वाली हम कैसे निकालें वेवलेंथ? बड़ा आसान है, लैम्डा में लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवाइड कर दो, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये लिक्विड में वेवलेंथ निकल आएगी डिवाइडेड बाई 2। अब लैम्डा कितना था तुम्हें पता ही है, लैम्डा था 6300 एंगस्ट्रम 10 की पावर माइनस 10। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.33 और 2 तो है ही। अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे और यहां से टी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे बताओ जरा, एल म्यू जी माइनस 1 इंटू टी बराबर ये वाला जो भी लिखा है 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 1.33 इंटू 2। तो टी निकालना है, ये नीचे आ जाएगा, तो टी हो जाएगा बेटा 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 2.66 और एल म्यू जी माइनस 1। एल म्यू जी ऊपर निकाल चुके हो, वैल्यू रख दो यहां पर एल म्यू जी माइनस 1 की, तो ये हो जाएगा 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और ये 2.66 और वैल्यू थी 1.53 अपॉन 1.33 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेके थोड़ा सा ही सॉल्व करना पड़ेगा, आसान है सॉल्विंग। 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है भाई, आगे बताओ, एलसीएम लिया 1.33 यहां आ जाएगा, तो 2.66 1.53 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाई 1.33, ये आ जाएगा। तो 1.33 से ये कट जाएगा 2 बार, ये घटा लोगे तो आ जाएगा 6300 इंटू 10 की पावर माइनस 10। नीचे कितना आ जाएगा बताओ भाई? 0.2 इंटू 2, तो 0.4 आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व करोगे, 4 से काट लोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। कर पाओगे सारे बच्चे, है ना? तो पॉइंट हटा लो ना यहां से, पॉइंट हटा के 0, 4 से कट करना, 4 से कट करोगे तो आराम से ये आ जाएगा, डिवाइड करके ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। कर पाओगे डिवाइड? आसान सा है, खाली बस 4 का डिवाइड करना रह गया है और डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेटे ये सवाल जो था ये सबको समझ में आ गया है। बताओ यहाँ एल म्यू जी क्यों निकाला? क्योंकि लाइट जो है लिक्विड से ग्लास में जा रही है, लिक्विड में एक्सपेरिमेंट था, बीच में ग्लास की कोई चीज़ लगा दी आपने, तो लाइट लिक्विड से ग्लास में जा रही है, तो एल म्यू जी निकालना पड़ेगा।
लिक्विड में वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? लिक्विड में वेवलेंथ निकालना बड़ा आसान होता है। लिक्विड के अंदर वेवलेंथ होती है लैम्डा एयर अपॉन म्यू, म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इस तरह से निकालते हैं और इस तरह से तुम सारी बात आसानी से समझ गए होगे। एक पार्ट डिफरेंस याद रखना है ना, तो पार्ट डिफरेंस होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी। म्यू का मतलब होता है लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लिक्विड से ग्लास में जा रही है, तो म्यू का मीनिंग एल म्यू जी माना जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, करके देखो, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। अब देखो बेटे एक सवाल और ले रहे हैं, इसको देखो जरा, आसान है, ये भी मुश्किल सवाल नहीं है ज़्यादा। देखो जरा, देखो इसमें ये कह रहा है कि आई मैक्स और आई 1/4 है ना, पढ़ के देख लेना। 1/4 जो है, 2 फ्रिंजेस जो हैं 1/4 फेज डिफरेंस पर आपको लेना है। दोनों आई का आपको क्या पता करना है, इंटेंसिटी का रेशियो। तो जरा देखो भाई, सबसे पहले आई मैक्स की बात कर रहे हैं। बोलो भाई आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई मैक्स तो तुम्हें पता ही है, आसानी से निकाल देते हैं हम। ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए A1 और A2 बराबर हैं, तो A1 और A2 अगर बराबर हैं तो ये हो जाएगा A प्लस A का होल स्क्वायर, A प्लस A 2A स्क्वायर करोगे 4A स्क्वायर। अब देखो बेटे ध्यान से समझो, 1/4 का मतलब एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज का फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। तुम्हें पता है ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ मिलती है? देखो ब्राइट की बात करें तो एक ब्राइट के बाद 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो आप देखो कितने का अंतर है, चाहे इन दोनों में देख लो 2 पाई का, चाहे इन दोनों में देख लो 2 पाई का। 2 पाई के बाद ही ब्राइट फ्रिंज रिपीट होती है। अगर कोई डार्क की बात करे तो डार्क भी रिपीट 2 पाई के बाद ही होती है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो देखो दोनों का अंतर 2 पाई का होता है। अब हमें कह रहा है 1/4 अंतर लो फ्रिंज विथ का, 1/4। तो 1/4 माने होता है 2 पाई में 4 का डिवाइड कर लो, तो 4 का डिवाइड करोगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा π/2। कितना? π/2, 90 डिग्री। अब इंटेंसिटी हमें यहां निकालनी है, तो इसको I 1/4 कह देते हैं। I 1/4 समझने के लिए कह दिया है। फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब फाई कितना है? π/2 यानी 90 डिग्री, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। और A1 और A2 बराबर हैं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, तो आसानी से जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। अब ये I मैक्स था, ये I 1/4 पर है ना, तो दोनों इंटेंसिटी का रेशियो लेना है। तो I मैक्स डिवाइडेड बाई I 1/4, क्या आप इनका रेशियो ले पाओगे? ऑफ कोर्स I मैक्स जो था 4A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 2। ये दोनों का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज में कितना फेज डिफरेंस होता है? आंसर 2 पाई का है ना। एक ब्राइट से चाहे अगली ब्राइट देख लो तो 2 पाई फेज डिफरेंस पर होती है, चाहे एक डार्क से अगली डार्क देखो तो भी 2 पाई फेज डिफरेंस पर होती है। ब्राइट टू ब्राइट भी 2 पाई का अंतर, डार्क टू डार्क भी अंतर 2 पाई का होता है। अब हमने 4 का डिवाइड क्यों किया? 1/4 का मतलब 1/4, तो 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटे अगला चल रहे हैं, इसको देखो जरा, ये भी बड़ा आसान सा ही है, ध्यान थोड़ा सा बढ़ा लो। देखो लाइट फॉल्स नॉर्मली, ये वर्ड का मीनिंग बहुत ध्यान से समझना है। नॉर्मली का मतलब होता है नॉर्मल के अलोंग लाइट गिर रही है। नॉर्मल से ही सारे एंगल नापे जाते हैं, नॉर्मल से ही सारे एंगल नापे जाते हैं। एंगल हमेशा इसी लाइन से नापे जाते हैं। नॉर्मली माने इसी लाइन के अलोंग लाइट गिर रही है, तो आई भी 0 हो जाता है। और नॉर्मल वाली लाइट सीधी जाती है, अपने रास्ते से डेविएट नहीं होती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0,
ये नॉर्मली इंसिडेंस का मीनिंग होता है। तो क्या ये सबको क्लियर है? नॉर्मल इंसिडेंस माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 डिग्री। अब जो थिकनेस ऑफ द फिल्म है 4000 एंगस्ट्रम है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, व्हाट लैम्डा विल बी इंटेंसिफाइड इन द रिफ्लेक्टेड बीम, और रेंज लैम्डा की इन वेवलेंथ में से आपको छांटना है कौन कौन सी वेवलेंथ ब्राइट फ्रिंज की शर्त को पूरा करेंगी, इंटेंसिफाइड हो जाएंगी। इंटेंसिफाइड माने ज्यादा चमकदार, यानी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन को पूरा करेंगी रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट में। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में बेटा तुम्हें पता है फॉर्मूला होता है हमारा, बोलो क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 ओके, म्यू की वैल्यू दी हुई है भाई 1.5, टी की वैल्यू दी हुई है 4000, एंगस्ट्रम है तो एंगस्ट्रम में ही आंसर भी चलेगा। कॉस 0 बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2। कितना हो गया, गुणा करो 3 और 3 चौका 12000, 12000 में 2000 और आ गया 24000, तो 2n+1 लैम्डा बराबर 24000 एंगस्ट्रम। अब यहां से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग एन की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा निकल आएंगे, ठीक है। और लैम्डा की कौन सी वैल्यू हम मानेंगे, जो 3900 एंगस्ट्रम और 7800 एंगस्ट्रम के बीच में हो वही आंसर हम मानेंगे, बाकी लैम्डा की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि इसी रेंज के बीच में आंसर बताना है। तो जरा बताओ भाई, लैम्डा हो जाएगा 24000 अपॉन 2n+1। पहले n की वैल्यू 0 रख दो, n की वैल्यू 0 रखोगे तो लैम्डा आ जाएगा 24000 एंगस्ट्रम। n की वैल्यू 0 तो 24000 अपॉन 1 यानी 24000 एंगस्ट्रम। तो ये वाली वेवलेंथ इंटेंसिफाइड तो हो जाएगी, लेकिन वो इस रेंज में नहीं आ रही है, इसलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब n की वैल्यू रखो 1, अब लैम्डा निकालो, तो 24000 अपॉन n की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 और 1 3, आराम से डिवाइड कर लोगे 8000 एंगस्ट्रम। लेकिन ये भी 3900 और 7800 एंगस्ट्रम के बीच में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब n की वैल्यू 2 रखो, तो लैम्डा आएगा 24000 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 और 1 5, डिवाइड करोगे तो 4800 एंगस्ट्रम, ये इनके बीच में पड़ेगा, तो ये वाली लाइट इंटेंसिफाइड हो जाएगी, यानी ब्राइट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। एक आंसर आ गया, और चेक कर रहा हूं। अब n की वैल्यू रखी हमने 2 के बाद 3, तो लैम्डा आएगा 24000 अपॉन 3 2 जा 6 और 1 7, डिवाइड करो 7 3 जा 21, बचा कितना 3 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 8 56, लगभग इतने एंगस्ट्रम आ जाएगी। लेकिन ये भी 3900 और इसके बीच में नहीं है, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो अब आप बताओ, विजिबल रीजन में यानी इस रीजन में कौन सी वेवलेंथ इंटेंसिफाइड होगी, तो जवाब है 4800 एंगस्ट्रम वाली वेवलेंथ इंटेंसिफाइड होगी। किस सिस्टम में, रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट में ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है, तो यही कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज की। किस सिस्टम में, रिफ्लेक्टेड सिस्टम ऑफ लाइट में। बेटे सिस्टम का नाम ध्यान रखना होता है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में और ट्रांसमिटेड सिस्टम में कंडीशंस एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, ठीक है। तो यहां पूछा जा रहा है रिफ्लेक्टेड सिस्टम, इसलिए रिफ्लेक्टेड सिस्टम को डिस्कस किया गया है। मेरा अंदाज आसान से ही सवाल है, आसानी से समझ में आ गया है ये भी तुम्हें। तो एक सवाल और ले रहे हैं बेटा, इसको देखो जरा ध्यान से, आसान सा है ये भी, मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से सुनो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 50 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन इनवर्स 4/5, साइन को उधर ले जाओ तो साइन आई 4/5 है। रिफ्लेक्टेड लाइट का सिस्टम है, देख लो लिखा हुआ है, डार्क बैंड यानी डार्क फ्रिंज की शर्त देखनी है। तो डार्क फ्रिंज हमें मिल रही है एक तो 6100 एंगस्ट्रम पर और एक 6000 एंगस्ट्रम पर, और कंसिक्यूटिव है, कंसिक्यूटिव माने एक के बाद एक, ठीक है। जैसे ये n नंबर की है तो ये होगी अगली, अगली माने n+1 नंबर की। ये समझ में आ गया, ये n माना तो ये n+1 क्यों माना है, अगला ही क्यों माना, क्योंकि कंसिक्यूटिव वर्ड है, कंसिक्यूटिव माने अगले नंबर की। एक बात और ध्यान रखनी होती है, ध्यान रखो, जिसकी वेवलेंथ आप बड़ी है उसमें n मानोगे, जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसमें n+1, क्योंकि कंडीशन होती है 2μt cos r बराबर n लैम्डा, तो n फिक्स होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे बताओ भाई, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ठीक है। n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। n1 की वैल्यू बोलो, n1 की वैल्यू n, लैम्डा 1 की वैल्यू 6100, n2 की वैल्यू n+1 और लैम्डा 2 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम। कंसिक्यूटिव की वजह से एक में n, एक में n+1, लेकिन यह n-1 नहीं मान सकते, ये ध्यान रखना। वेवलेंथ छोटी है तो बढ़ा के मानेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए। अब ये चीज छोटी है तो इसको बड़ा मानना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट उतना ही आए, ठीक है। देखो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 61n बराबर 60n प्लस 60, तो n निकल आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो n बराबर 60। इसका मतलब यह है इस वेवलेंथ की 60 फ्रिंज जहां बनेगी, इस वेवलेंथ की 61th फ्रिंज वहां बनेगी, है ना। ये वेवलेंथ की जहां पर 60वीं फ्रिंज बनेगी, इस वेवलेंथ की वहां पर 61th 61वीं फ्रिंज वहां बनेगी। ये इसका मीनिंग है, राइट। तो अगर आप ये वाली वेवलेंथ लो, चाहे ये पेयर ले लो और चाहे ये पेयर ले लो, आंसर एक सा आएगा क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो देखो बेटा, अब हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, कौन सा है भाई, ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम, डार्क बैंड्स। तो फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टेड सिस्टम में 2μt cos r बराबर, चाहे तो लिख लो n1 लैम्डा 1 तो भी सही है, और कोई बच्चा चाहे तो n2 लैम्डा 2 लिख ले तो भी सही है। अब हमारा इंटरेस्ट है t निकालने में, तो t निकालने का फॉर्मूला बन गया n1 लैम्डा 1 अपॉन 2μ cos r। देखो ना तो हमें n1 में कोई दिक्कत है, n1 हाँ जी मालूम है, कितना है साहब n1, n1 तो हमें मालूम है 60 है n1, n1 की वैल्यू n है, n माने 60। ना हमें लैम्डा में कोई दिक्कत है, लैम्डा है हमारा 6100, एंगस्ट्रम का मतलब भी पता है 10⁻⁻10, तो यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आ जाओ 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है साहब, म्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है, 4/3। अब सारी समस्या है काश के कौसार पता हो, सो ही हमारा काम बन जाएगा। अब सवाल है कौसार कैसे निकालें, है ना भाई, सारी समस्या कौसार को लेके है, कौसार लिख दें तो सॉल्व हो जाएगा। अब कौसार के लिए थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, स्नेल्स लॉ है ये, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। मेरा इंटरेस्ट साइन आर में है, तो साइन आर हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू। अब साइन आई देख लो जरा कितना है, बोलो भाई कितना है। साइन आई की वैल्यू है 4/5 और म्यू की वैल्यू है 4/3, तो 4/5 और 4/3, ठीक है, लिखने जा रहा हूं। तो साइन आई की वैल्यू लिखी है हमने 4/5 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 3 अपॉन 5 × 4, 4 से 4 कैंसिल, तो साइन आर आ जाएगा बेटा 3/5।
लेकिन हमें चाहिए तो कॉस आर था, साइन आर पता चल गया है, तो कॉस आर निकाल लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कॉस आर होता है कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से कॉस आर निकल आएगा, तो कॉस आर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर करो 9/25। 25 में से 9 चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25। 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट 4 अपॉन 5। कॉस आर निकल आया। अब तो समस्या सॉल्व हो गई। कॉस आर की वैल्यू लगा दो यहां पर। अब जरा देखो, वापस वहीं जा रहे हैं टी निकालने के लिए। ध्यान बढ़ाओ, देख रहे हैं, बताओ टी कितना आ जाएगा। 60 इंटू 60 100 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 4/3 और कॉस आर है 4/5। अब खाली इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, और वो आंसर आप सॉल्व करके देखिएगा, आएगा 1.71 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ये थिकनेस ऑफ द फिल्म आ जाएगी। आसान है, समझ में आ गया है। बताओ अभी पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। यहां से n निकल आएगा, है ना, और फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे 2 म्यू टी कॉस आर बराबर चाहे तो n1 लैम्डा 1 या n2 लैम्डा 2। तो बस कॉस आर की प्रॉब्लम रह जाएगी। कॉस आर निकालने के लिए ये मेथड अप्लाई करना है। देखो जरा, बड़ा आसान सा ही है। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाकर इससे निकल आएगा हमारा साइन आर, और साइन आर निकलने के बाद कॉस आर निकालना तो 9th क्लास का ही काम है। साइन आर से कॉस आर, सो ही हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सारा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स ये पूरे हो गए हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में हम डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों। हाँ जी बच्चों, वेलकम। डिफ्रैक्शन ये चैप्टर है बेटे, और इसका क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, सवाल एक बार पढ़ लो, आसान सवाल है बिल्कुल। देखो पहले ना इंटरफेरेंस जैसा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। 2 स्लिट हैं, स्लिट कितनी है? एक नहीं है भैया, 2 हैं, और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, 10 की पावर -3 मीटर। कैपिटल डी 1 मीटर है, लैम्डा 500 नैनोमीटर है, और बीटा पता करना है। 1 मिनट में कोई बच्चा बता देगा। बीटा बराबर है, बोलो बच्चों, डी लैम्डा अपॉन डी। अब बताओ डी की वैल्यू कितनी है बेटा? तो डी की वैल्यू यहां पर है 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनो, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, और छोटे डी का है 10 की पावर -3। तो आंसर आसान ही समझ सकते हो, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। 3 पावर इसमें ले लो तो ये हो गया 0.500, और 10 की पावर -3 मीटर। 10 की पावर -3 मिलीमीटर को आप मिलीमीटर भी लिख सकते हो, तो बीटा हो जाएगा बच्चों 0.5 मिलीमीटर। ये पहला आंसर है, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट बेटा थोड़ा ध्यान देने वाला है बहुत आसान। देखो एक बार पढ़ लो लैंग्वेज, इसीलिए मैं लैंग्वेज लिख दी है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट? एक स्लिट की चौड़ाई पता करनी है। अब स्लिट की चौड़ाई, यहां छोटे डी का मतलब है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। अब हमें एक स्लिट की चौड़ाई पता करनी है, तो इसको मैंने ए मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं? ए। एक स्लिट की चौड़ाई मान लीजिए ए है, तो कह रहा है व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, मान लो ए है, टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न
विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। यानी कह रहा है आप बताइए एक स्लिट की चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी चौड़ाई में 10 YDS वाली फ्रिंजेस आ जाएं। ये है एक फ्रिंज की चौड़ाई, YDS वाली फ्रिंज की चौड़ाई। ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्रिंज की चौड़ाई सेंट्रल मैक्सिमा। और तुम्हें पता है सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई जो होती है बाकी फ्रिंजेस से दुगनी होती है। तो बताओ कितनी होगी इसकी चौड़ाई? इसकी चौड़ाई होगी 2d लैम्डा अपॉन ए स्लिट की चौड़ाई। स्लिट की चौड़ाई को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है यहां पर। 10 और बीटा ये YDS में फ्रिंज की चौड़ाई है। YDS में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, अभी तुमने लिखा ही था d लैम्डा अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी। तो डी लैम्डा से डी लैम्डा कट जाएगा। अब मेरा इंटरेस्ट है ए निकालने में, 2 से ये 5 बार कट जाएगा। तो देखो 5a बराबर डी, तो a बराबर हो जाएगा d अपॉन 5। अब d कितना है बताओ? d दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 5 का डिवाइड कर लो, तो 5 दूनी 10, 0.2 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। यानी एक जो हमारा स्लिट है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 0.2 मिलीमीटर। बहुत आसान सा है। फ्यूजन है, ऊपर YDS है, नीचे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो 2 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। चैप्टर बदल गया है, चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन। ठीक है, तो देखो इस तरह से है। पहले ये 2 पोलरॉइड्स थे 90 डिग्री पर थे। ये लाइट UPL है। तो जैसे ही पहले पोलरॉइड से लाइट पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी पहले से आधी हो जाती है। ठीक है, अगर UPL है और वो पोलरॉइड से क्रॉस करेगी तो सिर्फ क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है और वो PPL में बदल जाती है। अब वो जब यहां से क्रॉस करेगी तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है, जो भी यहां इंटेंसिटी है उसमें cos स्क्वायर थीटा का गुणा हो जाता है। cos 90 0 होता है। तो इसका मतलब यहां से जो लाइट पार आएगी, यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी शुरू में 0 होगी। अब क्या किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक पोलरॉइड और लगा दिया जाता है दोनों के ठीक बीचों बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब आपसे पूछ रहा है कि अब इंटेंसिटी बताइए कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो देखो P3 को पार करके इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने % रह जाएगी, और P2 को पार करके। दोनों आंसर बता रहे हैं। इन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस पोलरॉइड को पार करके इंटेंसिटी जानना चाह रहे हैं, तो हम दोनों आंसर बता दे रहे हैं। ये इंटेंसिटी I0 होगी। जैसे ही पहला पोलरॉइड पार होगा तो ये लाइट UPL से PPL में बदल जाएगी। इंटेंसिटी हो जाएगी I0 अपॉन 2 और लाइट हो जाएगी PPL। अब जैसे ही इसको पार करेगी तो इंटेंसिटी हो जाएगी I0 अपॉन 2 cos स्क्वायर 45, ये इंटेंसिटी। तो I0 बाई 2 cos 45 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर कर लो तो 1 बाई 2, तो इंटेंसिटी हो जाएगी I0 बाई 4। अब जैसे ही लाइट इसे पार करके यहां आएगी तो जो भी इंटेंसिटी है उसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल द्वारा से 45 है, तो cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 अभी तुमने देखा था 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2, तो इंटेंसिटी हो जाएगी I0 बाई 8। इसका मतलब यहां इंटेंसिटी I0, पहला पोलरॉइड पार करते ही लाइट PPL हो जाती है, इंटेंसिटी I0 अपॉन 2 ऑलवेज। फिर हर बार cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे इसको क्रॉस करेगी तो cos स्क्वायर थीटा का गुणा इंटेंसिटी I0 बाई 4। इसको क्रॉस करेगी इस वाले को तो फिर cos स्क्वायर थीटा का गुणा इंटेंसिटी I0 बाई 8। तो बताओ
परसेंटेज में आपको बताना है, तो परसेंट लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम P3, परसेंट लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम P3। तो आप क्या करते हैं, जो इंटेंसिटी है उसमें इनिशियल इंटेंसिटी का डिवाइड कर देते हैं। इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड आई नॉट अपॉन 4 डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटेंसिटी इंटू 100%। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, 4 से ये कट जाएगा, इसका मतलब 25% लाइट ही ट्रांसमिट होगी। कहाँ से, यहाँ से आएगी तो 50%, यहाँ से वापस और गुजरेंगे तो 25%। अब यहाँ पता करना है, तो परसेंट लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम P2 कैसे निकालोगे, लाइट ट्रांसमिटेड आई नॉट अपॉन 8 अपॉन इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट, शुरुआत में आई नॉट थी, इंटू 100%। आई नॉट कट जाएगा, 4 से काट लगाया 25 बार, 4 से कट लगाया 2 बार, 25 में 2 का डिवाइड कर लोगे तो 12.5% इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। इसका मतलब यह है बेटा, जब लाइट यहाँ से गुजरेगी तो 50%, फिर यहाँ से गुजरी तो 25% रह जाएगी, और यहाँ से गुजर के जब बाहर आएगी बिल्कुल, तो लाइट की इंटेंसिटी 12.5% रह जाएगी, 12.5% रह जाएगी। इस तरह की घटना होगी। ठीक है, आसान सही है, समझ गए आप लोग। पहली बार लाइट की इंटेंसिटी हमेशा आधी हो जाती है, यूपीएल से पीपीएल बदल जाती है, और पीपीएल होने के बाद अब जितनी बार पोलरॉइड क्रॉस करेगी उतनी बार ही कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा होता चला जाता है। ठीक है, पहली बार यूपीएल से पीपीएल, इंटेंसिटी बिकम्स 1/2, आफ्टर देन जितने भी पोलरॉइड क्रॉस करोगे कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉ ऑफ मेलस लग जाता है। ठीक है, एक और सवाल देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी लगभग इसी तरह का है। 2 पोलरॉइड थे, 90 डिग्री पर थे, वर्ड है क्रॉस्ड पोजीशन। क्रॉस पोजीशन माने क्रॉस का निशान बनना है, 90 डिग्री का ही नाम होता है क्रॉस्ड पोजीशन। तो इनिशियली द 2 पोलरॉइड्स आर perpendicular to each other, that is they are at crossed position. Now a third polaroid C is placed between them making an angle theta with A. ऐसा करने से यहाँ इंटेंसिटी जो आती है यहाँ पर वो I नॉट अपॉन 8 है, तो आपको ये पता करना है थीटा की वैल्यू। तो देखो ये I नॉट है, जैसे ही यहाँ से गुजरेगी इंटेंसिटी हो जाएगी I नॉट अपॉन 2, फिर यहां से गुजरेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब यहां से गुजरेंगे तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, और गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का। तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी आई फाइनल हमारे हिसाब से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई फाइनल की वैल्यू आई नॉट अपॉन 8 है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आई नॉट अपॉन 8 इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, अंडर रूट ले लीजिए अब आप, तो कितना अंडर रूट आएगा 1 अपॉन 4 का अंडर रूट 2 बराबर कॉस थीटा साइन थीटा। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब बताओ इससे फायदा क्या होगा, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा सारे बच्चे जानते हैं, तो 1 अपॉन 2 बराबर ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 है, तो बताओ 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन में 190 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर
45 डिग्री। इसका मतलब ये जो पोलरॉइड लगाया गया है सी वाला, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। अब ये वाला निकालो 90 माइनस 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। यानी सी पोलरॉइड ए और बी के ठीक बीचों बीच में रखा गया है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है। ये बताओ भी, ये सबको क्लियर हो गया वीडियो? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, थैंक यू बेटे।